हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने आया हूँ वन बाय वन। तो पहले चैप्टर में उषा से शुरू करता हूँ। और काफ़ी कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि इन चैप्टर पे वीडियो बनाओ, सेपरेट वीडियो बनाओ, ताकि हमें इस चैप्टर समझ में नहीं आया तो वो बस मैं आपके डाउट सॉल्व करने आया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि उषा कविता में काफ़ी लोगों को डाउट आया था, तो मैं उषा में बता दूं कि उषा तो बहुत सिंपल कविता है, इसमें ज़्यादा कोई डाउट की ज़रूरत है नहीं। जैसे आप पैराग्राफ वाइज से ही समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे प्रातः नभ से लेके गीला पड़ाए तक, इस पद में कवि यही कहते हैं कि मतलब कवि के उद्देश्य यही है इसका कि सूर्योदय से पहले प्रभातकालीन आकाश का इसमें कविता में वर्णन किया है। मतलब सूर्योदय, सूरज होने से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या रंग उभर कर आते हैं, कैसा रंग होता है, क्या असर होता है, वो सभी असर इसने उषा कविता में कवि ने बताया है। किसने? शमशेर बहादुर सिंह ने। बस तो यही है। और इसके जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ, प्रातः नभ, नभ मतलब आकाश को कहते हैं। तो प्रातः नभ मतलब प्रातःकालीन आकाश का गहरा नीला रंग था, यानी डार्क ब्लू। इसका गीला रंग आकाश के नीले संग के समान दिखाई दे रहा था। मतलब कवि के पहले पद में कहता है कि प्रातःकालीन आकाश का गहरा नीला रंग था और ये रंग रात से गहरा नीला दिख रहा था, और जो कि गीला पड़ा है, यानी मतलब ये रंग अभी गीला पड़ा है। गीला क्यों पड़ा है? गीला क्यों है? क्योंकि वह नमी के कारण गीला है। गर्मी बहुत है और गर्मी के कारण ही यह आकाश गीला पड़ा है। ये राख से लिपा हुआ गीला चौका कवि ने इस कविता में बताया है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। जैसे कि पहला प्रश्न में कुछ नहीं है। जैसे कि प्रातःकालीन आकाश का गहरा नीला रंग था और इस प्रकार प्रातःकालीन आकाश नीले रंग के समान दिख रहा था, और वो गीला भी है, वो मतलब नमी के कारण गीला पड़ा है। अब जैसे बहुत काली सील जरा सी केसर से, इस पद में कवि ऐसे कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो काली सील, यानी काले सील मतलब काले पत्थर, लाल केसर से धुल गई हो। काले सील यानी लाल केसर से धुल गई हो, या किसी बालक ने काली स्लेट पर लाल खड़िया की चौक मल दी हो। मतलब पहला गीला रंग, नीला रंग होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आकाश का गहरा सूरज मतलब केसर जैसा रंग होने लग जाता है। मतलब एवरेज माने तो ये 4 बजे तक का रंग है। फिर 6 बजे जैसे ही सूरज की थोड़ी सी किरणें उगने लगती हैं, जब वह रंग नीले रंग से बदलकर अपने काले सील यानी मतलब केसर के समान दिखाई देने लगता है। जैसे कि नीला रंग तो काले सील के समान दिखाई दे रहा है और उस पर ही मतलब सूरज की किरणें पड़ रही, तो वो कवि ने उस बात को उदाहरण से ही कंपेयर किया है कि क्या तो किसी बालक ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो, यानी चौक, या फिर कि काली स्लेट, काली पत्थर पर लाल केसर हो गई, धो दी हो। सॉरी दोस्तों, काली सील पर यानी काली पत्थर पर लाल केसर धो दी हो किसी ने। और थर्ड पद में आखिर में कवि कहते हैं कि आकाश की नीलिमा और सूरज की लालिमा को देखकर ही ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में झिलमिल है, यानी क्योंकि इस प्रकार जादू टूटता है। जादू क्यों? उषा का जादू इसको कहा गया कि जब सूरज उगने से पहले आकाश में अनेक परिवर्तन, आकाश में अनेक रंग उभरते रहते हैं। इस प्रकार इसी को उषा का जादू कहा गया है। और ये जादू सूर्य उदय होते ही टूटने लगता है। क्यों टूटने लगता है? क्योंकि सारे रंग सूरज होने से पहले तो दिखाई देने लगते हैं, लेकिन सूरज उगने के बाद ये सारे रंग नष्ट हो जाते हैं, सारे रंग मतलब चले जाते हैं। इसलिए ही उसको उषा का जादू टूटने का संकेत दिया गया है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। जैसे कि पहला नीला रंग था आकाश का, फिर वही थोड़ा नीला रंग लाल केसर के समान दिखाई देना है, मतलब लाल केसर के समान धुल गया हो किसी से। नीला रंग अब लाल केसर के समान दिखाई दे रहा है, और फिर वो लाल केसर उसका बाद उषा का जादू टूटने लगता है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। और यही विभिन्न कार्य यानी 3 कार्य, जैसे पहला नीला रंग था जो भी चौक से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है, दूसरा काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दे किसी ने, और तीसरा जैसे उषा का जादू टूट रहा है। ये तीनों कार्य मतलब अलग अलग कार्य करने की संकेत दे रहे हैं, एक ही कार्य करने की संकेत नहीं दे रहे, अलग अलग कार्य करने की संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो 3 पॉइंट है ये कवि ने कंपेयर किया है किसके साथ? गांव की विभीषिका के साथ। यानी क्योंकि ये गांव में तीनों कार्य होते रहते हैं। जैसे कि पहला कार्य मैं बता दूं, जैसे कि कविता में नीला रंग प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका कहा गया है, जो कि ग्रामीण परिवेश में गृहिणी यानी गांव में काम करने वाले लोग
भोजन बनाने के बाद चूल्हे को राख से लीपती है, यानी जिस थाली में वे भोजन बनाती है उसके बाद राख से लीपती है और मतलब राख से उसको धोती है, जो सुबह होने तक यानी प्रातः होने तक वो ही गीला पड़ा रहता है। ये पहला बिंब कंपेयर किया है किसके साथ? गांव की विभीषिका के साथ। दूसरा बिंब काले सील का है। काले सील अर्थात पत्थर से काटे हुए टुकड़े पर केसर पीसने का काम भी गांव की महिला ही करती है, यानी पत्थर के काटे हुए टुकड़े पर केसर पीसती है, जैसे कि वो भी काम गांव से रिलेटेड ही है। और तीसरा बिंब काली स्लेट पर खड़िया मल दी हो किसी ने नन्हे ग्रामीण बालकों द्वारा ही की जाती है। जैसे कि काली स्लेट पर बच्चे विभिन्न प्रकार के चौक से लिखते रहते हैं, जैसे कि सफ़ेद चौक, काली चौक, सफ़ेद, लाल, ऐसे। तो ये भी कार्य गांव की विभीषिका से ही है, गांव के साथ ही कंपेयर किया गया है और कवि ने यही तीनों कार्य गांव से कंपेयर किया है दोस्तों। और गतिशीलता मतलब गांव की गतिशीलता में लाने का मेहनत यानी प्रयोग किया है। तो गतिशीलता का अर्थ यह है कि ये तीनों कार्य स्थिर न होकर किसी न किसी कार्य को करने की सूचना देते हैं, मतलब ये कार्य स्थिर न होकर यूं ही खाली नहीं पड़े, किसी न किसी कार्य के करने की सूचना देते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये उषा चैप्टर का वीडियो समझ में आ गया होगा और सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। जैसे कि बस यही है, जैसा पहला नीला रंग होता है, फिर दूसरा उसके बाद केसर का रंग डुलने लग जाता है, वो भी जो भी गांव से कंपेयर किया गया है। और तीसरा उसका उषा का जादू टूटने को है, क्योंकि वो कार्य करने के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि सारे रंग नष्ट हो रहे हैं, मतलब ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए उषा का जादू टूट रहा है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। तो दोस्तों उषा से रिलेटेड समझ में आ गया होगा। मैं चलता हूँ बाजार दर्शन की तरफ। तो ये दोस्तों बाजार दर्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। यह जो कवि है, कवि का ये मानना है कि बाजार में एक तरह का जादू है और वो वाकई में जादू है, क्योंकि वह जादू आँखों की राह पर ही काम करता है। अब कवि ने ऐसा क्यों कहा आँखों की राह पर काम करता है? क्योंकि हमारी नज़र का ही खेल है। जिस चीज़ पर हम अपनी नज़र दौड़ाते हैं, यानी अपनी मतलब उस आइटम को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो हमें इच्छा जागरूक होती है कि काश ये चीज़ हमारे पास होती या हम इसे ले पाते हैं। तो बस सारा खेल अपनी आँखों का ही है दोस्तों। और इसी आँखों मतलब कवि ने कहा है कि ये जादू अपनी आँखों पर राम करता है, मतलब जिस चीज़ पर नज़र गई हमें उस चीज़ को लेने की इच्छा होती है, और इच्छा हम ले पाते हैं या ले नहीं भी पाते, वो क्योंकि हमारे परचेसिंग पावर पर डिपेंड होती है। हमारी अगर इनकम है हमारा ज़्यादा है तो हम ले सकते हैं, नहीं है तो हम नहीं ले सकते हैं। तो ये दोस्तों बस कवि ने ऐसे ही कहा कि बाजार में एक तरह का जादू है और वो जादू अपनी आँखों की राह पर ही काम करता है। जैसे कि चुंबक का जादू लोहे पर काम करता है, वैसे इस जादू की भी कुछ ना कुछ मर्यादा है। अगर हमारी जेब खाली हो, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर हमारी जेब खाली हो और अगर लेकिन हमारा मन भरा ना हो, तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। तो जादू का असर खूब होता है, क्योंकि हमारी जेब खाली है और अगर हमारा मन भरा ना है किसी चीज़ से, तो हमारा मन कहता है ये भी ले ले, ये भी ले ले, पर हम ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं, परचेजिंग पावर नहीं होती है। और दोस्तों ये है कि अगर हमारी जेब भरी हुई हो, मतलब पैसों से जेब भरी भी हो और मन बिल्कुल खाली हो, मतलब कोई भी चीज़ लेने के प्रति आकर्षण हो, जैसे कि ये चीज़ ले लूँ, उसके प्रति जादू का असर सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि हमारी जेब भरी है और मन बिल्कुल खाली है। तो ऐसी हालत में हम कुछ भी चीज़ सामान ले सकते हैं। तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। और कभी बाद में कहता है कि जादू का असर होने के बाद जादू की सवारी जब भी उतरती है तो हमें पता चलता है कि जो चीज़ें हमने खरीदी है, इन चीज़ों की बहुमानियत यानी काम में मदद नहीं करती, ये फैंसी चीज़ें होती है, बल्कि खलल ही डालती है, बाद में परेशानियां ही पैदा करती है। थोड़ी देर को मतलब जैसे हम खरीदते हैं तो थोड़ी देर को हमारे स्वाभिमान, हमारे दिल को इससे ज़रूर सेक मिल जाता है कि हमने ये चीज़ ले ली है, हमारी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन बाद में मनुष्य इससे परेशान होने लग जाता है। और दोस्तों इसमें बाजार दर्शन में कवि ने एक भगत जी को एक ऐसा व्यक्तित्व का साक्षात पहलू बताया है, क्योंकि भगत जी ऐसे इंसान थे जिन पर बाजार का जादू बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि बाजार में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिस पर बाजार का जादू काम नहीं कर पाता, ऑलमोस्ट सभी जनों पर काम करता है। लेकिन कवि का ये मानना है कि भगत जी जैसे लोग पर बाजार का जादू बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता, क्योंकि वह जानते हैं कि अगला मनुष्य क्या चाहता है, क्योंकि वह जानते हैं कि मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। हमें आमतौर पे पता नहीं हो कहते हमें क्या खरीदना है या क्या नहीं खरीदना, हम बस पैसे होते हैं तो वो चीज़ खरीद लेते हैं, फिर बाद में वही जादू की सवारी उतरती है तो पता चलता है काम में मदद नहीं डालती बल्कि खलल ही पैदा करती है। तो बस ये कवि बताते हैं कि भगत जी जैसे लोगों पर बाजार का जादू बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो चौक बाज़ार में जाते हैं, चौक बाज़ार यानी चांदनी मार्केट, जहाँ पे सारे मतलब सेल लगती रहती हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो माल बिछे रहते हैं, पर
वो माल नहीं खरीदता, पैसा उसके आगे खड़ा होकर भी उससे भीख मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसों के प्रति दया नहीं समाती और वो पैसे को बीच में ही छोड़ देता है, यानी माल को बीच में ही छोड़ देता है। वो जैसे कहीं भी जगह पर नहीं रुकता है, सिर्फ छोटी पंसारी दुकान पर रुकता है और अपने 2-4 काम की चीज़ें ली और रवाना हो जाता है। मतलब भगत जी जैसे लोगों पर बाजार का जादू बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो क्या चाहता है, और कवि उसी के माध्यम से कहते हैं कि भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू हमारे सामने उभर कर आता है, जो समाज में वाकई में शांति स्थापित कर सकता है। अब ऐसा कवि ने क्यों कहा शांति स्थापित कर सकता है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा मेरे हिसाब से क्योंकि भगत जी जैसे लोगों पर बाजार का जादू बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता, और ऐसी अगर सोच दूसरे मनुष्य की भी हो जाए भगत जी जैसी, तो वाकई में बाजार में शांति स्थापित कर सकता है। क्योंकि अगला मनुष्य अब जान गया है कि उसे क्या चाहता है और वो उससे उतना ही लेना है, ज़्यादा ना लेना, ना कम भी नहीं लेना। तो बस यही है बाजार दर्शन में दोस्तों। और अंत में बाजार रूपण का बताया अर्थ कि बाजार रूपण का अर्थ है कपट बढ़ाना, कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। मतलब बाजार दर्शन में और कवि लास्ट में बताते हैं कि बाजार एक ऐसा मार्केट है, ऐसी प्लेस है जहाँ पे मतलब पड़ोसी आदमी, दोस्त, रिश्तेदार आपस में फिर नहीं जाते हैं, सभी अपने मतलब कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब मैं तुझको नहीं जानता, तू मुझको नहीं जानता, रिलेशनशिप घर में है, बाजार में सिर्फ धंधा है। तो मतलब वही कहता है कि मैं तुझको नहीं जानता, तू मुझको नहीं जानता। वो सोचता है कि मैंने उसको ठग लिया है, दूसरा मनुष्य कहता है मैंने उसको ठग लिया है, और दोनों ही एक दूसरे को ठगने में ज्ञात हो जाते हैं, एक की हानि और दूसरे का फ़ायदा दिखने लगता है। तो यही बाजार दर्शन है। और अंत में कवि ये बताते हैं कि बाजार दर्शन में मनुष्य उसी मतलब जैसे दुकानदार उसी ग्राहक को ज़्यादा खरीद देता है जो अधिक इज्जत देता है, जो अधिक खरीद करता है, क्योंकि हमारी क्रय शक्ति पर ही हमारी परचेसिंग पावर डिपेंड होती है। और अंत में बाजार दर्शन मतलब जैसे अमीर और गरीब का चित्रण नहीं करता, जो मतलब जितनी खरीद करेगा दुकानदार उसी ग्राहक को ज़्यादा मतलब इज्जत देगा। और बाजार में मतलब जाति धर्म, ये अमीर गरीब का चित्रण नहीं चलता। मतलब ये सारे भेद हटाकर बाजार एक सामाजिक समझता प्रदान करता है, क्योंकि मतलब जो जितनी खरीद करेगा उसको उसकी इतनी क्रय शक्ति होगी। मतलब ये मतलब जैसे कि बाजार मतलब अंत में मतलब ये कहना चाहता हूँ कि बाजार अमीर और गरीब का चित्रण नहीं करता, जैसे कि ये गरीब है तो इसको माल नहीं देंगे, अमीर है तो इसको ही माल मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो जितना पैसा लाएगा उतने ही उसको खरीद मिलेगी, उतने ही उसको पैसा मतलब माल मिलेगा। तो बस यही है बाजार दर्शन में दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अंत में दोस्तों ये अतीत में दबे पाओ चैप्टर लेकर आया हूँ। जैसे कि अतीत में दबे पाओ में ओम थानवी जैसे कि मतलब ये बताते हैं कि सिंधु सभ्यता एक बहुत साधन संपन्न थी, जो कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की थी। मतलब कवि का ये मानना है कि वो 5000 साल पहले यहाँ पे राज करते थे, यहाँ पे रहते थे, और उन्होंने ही सिंधु सभ्यता का उद्घाटन किया था, यानी उनका निर्माण किया था। और क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता ये है कि वह यहाँ पे अनेक प्रकार के साधन पाए जाते थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, उस पे बने चित्र, सिक्के, मूर्तियाँ, पत्थर, मिट्टी के उपकरण आदि मिल जाते थे। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता में। और पर इस क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी बनावटीपन नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार के लोगों को किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं। जैसे कि यहाँ पे अनेक प्रकार के बर्तन पाए जाते थे, अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता भी बहुत पुरानी वर्ष की थी। यहाँ के लोग भी मतलब साफ़ सुथरे उस सभ्यता को करते थे, उसका निर्माण उसी ढंग से किया हुआ है जिससे कि वह सुंदर लगे। परंतु यहाँ पे किसी भी लोगों को किसी प्रकार का भी कोई दिखावा नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है जो कि कवि को बढ़िया लगती है। और इसी की बात कवि अपने इस चैप्टर में दर्शाते कि जैसे कि अतीत में दबे पाओ में, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत सादर संपन्न थी। यहाँ पे खुदाई के दौरान भी अनेक वस्तु पाए गए थे, और इसी आधार के माध्यम से यहाँ कहा जा सकता है ये समाज प्रधान थी। मतलब क्योंकि पुराने जमाने की थी, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी राजाओं का राज तो रहा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे एक राजा, छोटे राजा का एक मुकुट भी मिलता है, उसी के माध्यम से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी न किसी राजा का प्रभाव भी रहा होगा। और दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के सामने आदि नगर, जो उसके पास के क्षेत्र के जो नगर थे वो भी फीके पड़ जाते थे। सड़कों, नालियों तथा गलियों तो इतने साफ सुथरे रहते थे
मतलब उनकी पदार्थी उनके समझाती है। जैसे कि वहाँ पे क्योंकि अधिक बाहर के क्षेत्र के दूसरे नगर फीके क्यों पड़ जाते थे, क्योंकि सिंधु घाटी की सड़कें, नालियाँ एवं गलियाँ इतनी साफ सुथरी रहती थी कि उसी के माध्यम से उनके दूसरे क्षेत्र के सभी नगर फीके पड़ जाते थे। और लेखक लास्ट में ये कहता है कि सिंधु सभ्यता के अवशेष जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, परंतु वो अपने इतिहास का परिचय देते हैं। मतलब अब क्योंकि वो सिंधु घाटी यानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की ये जो कथा है 5000 वर्ष पुरानी है, और इसी जीर्ण शीर्ण स्थिति में मतलब थोड़े बहुत बेकार कंडीशन में हो गई है, क्योंकि 5000 साल पुरानी, और 5000 साल में तो कितना कुछ हो जाता है। परंतु वे आज भी इस इतिहास का परिचय देते हैं कि इतनी ऊंची छत पर चढ़कर इतिहास का अनुभव करना एक बहुत सुंदर एहसास है। कवि कहता है कि मैं मतलब इतनी ऊंची छत पर चढ़ता है, जो कि मोहनजोदाड़ो की छत होती है, वहाँ पे चढ़ता है और सिंधु घाटी की सभ्यता का एहसास करता है। सिंधु घाटी में केवल इतिहास नहीं अपितु इतिहास के परे की वस्तु है। मतलब क्योंकि ये इतिहास नहीं, हिस्ट्री नहीं है, बल्कि उससे भी आगे की वस्तु है। इस वस्तु को इस अधूरे पायदानों पर खड़े होकर ही देखा जा सकता है। वे अधूरे पायदान विश्व की प्राचीनतम सभ्यता को दर्शाते हैं, क्योंकि ये पायदान जो कि जहाँ पे लेखक खड़ा है ये प्राचीनतम सभ्यता को दर्शाते हैं, पुरानी कथा को दर्शाते हैं। क्योंकि कवि का ये मानना बस सिंधु सभ्यता में ज़्यादा कुछ नहीं है, अतीत में दबाव में, जैसे कवि कहता है बस यहाँ पे खुदाई के दौरान अनेक प्रकार के वस्तु पाए गए हैं, इनकी पुरानी कथा है, क्योंकि उसी के माध्यम से कह सकते हैं ये राजा पुराने राजाओं का रहा होगा और ये कथा सादर संपन्न थी। और यहाँ की खास बात ये कि यहाँ पे लोगों को किसी प्रकार का भी कोई दिखावा नहीं था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों चैप्टर के वीडियो और डाउट इसके समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और कोई भी दूसरा चैप्टर समझाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसी की वीडियो के माध्यम से मैं आपको कमेंट उसके सॉल्व करने में आपकी थोड़ी मदद करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।